गाजा में तुर्की, मिस्र और सऊदी की फौजें आ रही हैं। ये भी एक खबर है। ये जो खबर आई है गाजा में तुर्की, मिस्र और सऊदी की फौजें आ रही, क्या राशिद रिजवी साहब ये इसलिए भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल फिर से वहां पे दाखिल हो जाए, और ये एक सिक्योरिटी कवर देने के लिए, क्योंकि मिस्र की भी आएगी। देखिए मिस्र ने तो पहले ही बाकायदा ट्रेंड कर लिए थे गाजा की सिक्योरिटी के लिए, वहां पे फौज एक बना ली थी और उनको ट्रेनिंग दी थी कि वहां पे कैसे हालात को कंट्रोल करना है। तो ये जो है कि तुर्की, मिस्र और सऊदी ये फौजें भेज रहे हैं, तो इसको कैसे देखते? नंबर एक। नंबर दो ये कि भाई ये सऊदी और तमाम यूएई, अभी इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, मैंने कहीं देखा नहीं। क्या वजह क्या है, क्यों इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया? क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? एक और खबर आ रही है कि नाइजीरिया के एक फ्लोटिला सदस्य के लापता होने की जो सूचना जारी हुई थी, अब खबर है इजराइल ने उसे रिहा कर दिया है। ये खबर आ रही कि इजराइल ने उसे रिहा कर दिया, वो इजराइल के पास ही थे। इसके अलावा हसन रिजवी साहब लिख रहे हैं अमेरिका अपनी फौज गाजा के बॉर्डर में लगा रहा है। गाजा के बॉर्डर पे इजरायली फौज, वही जो 200 लोगों की बात है, तो वो बॉर्डर पे नहीं बल्कि एक सेंटर बना रही है। उसके पीछे भी देखिए हम अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या है, लेकिन बहरहाल ये भी हो सकता है कि इजराइल कोई ऐसी हरकत न करे इसलिए, और ये भी हो सकता है कि भाई कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या उनके मंसूबे हैं कि धीरे से जो है टेक ओवर करना शुरू कर दे बाद में। खैर यहाँ पे इसके अलावा नेतन्याहू ने अपोजिशन लीडरान से कहा है कि मुझे पता है कि हमने भारी कीमत चुकाई है, लेकिन हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, ये अपोजिशन से नेतन्याहू ने कहा है। तो यहाँ क्योंकि उनको पता है कि यदि मरवान बरगूती छूट गए तो उसकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। अब यहाँ पे एक और है कि जो 250 कैदियों को छोड़ने की लिस्ट जारी की गई है, उसमें से 100 वेस्ट बैंक तथा बाकी ईस्ट यरूशलेम से छोड़े जाएंगे। तो ये तस्वीर यहाँ पे सामने आ रही है। इसके अलावा और पुलिस स्टेशन में सेटलर जगह जगह छुटपुट और गाड़ी में आग लगाने की घटनाएं कर रहे हैं। तो ये सेटलर जो है वो अभी जाहिर बात है, और मेरे ख्याल से अभी एक झड़प तो सेटलर में और उसमें हो सकता है कि हो। इसके अलावा जंगबंदी के लिए नेतन्याहू के साथ गवर्नमेंट की भी पूरी रजामंदी मिल गई है। तो ये बिल्कुल सही है, और इसीलिए ये इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है। ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया ईरान का इस बात पर कि सहमति बनाने में हमारी मदद की है। इसके अलावा 33 अरब डॉलर अमेरिका ने मदद की, फिर भी इजराइल को कितना नुकसान उठाना पड़ा होगा अभी कुछ कह नहीं सकते। एक और जयदीप साहब ने दिया है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कि इजरायली रक्षा मंत्री राफा में यूरोपीय नेतृत्व पैदल सेना क्रॉसिंग 14 अक्टूबर को दोनों दिशाओं से खोल दी जाएगी। जाहिर सी बात है वो इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा वक्त लगेगा। नसीर उद्दीन साहब लिखा, ईरान ने जवाब में ये कहा कि ईरान गाजा में युद्ध विराम के लिए आगे भी सहयोग करने को तैयार है आगे फेस में। तो ये, और ईरान ने नेतन्याहू से सावधान रहने को हमास ने कहा है कि सावधान रहे। हमास से ईरान ने कहा है कि इनके बहुत उसमें ना आ जाना, बल्कि खबरदार रहना, होशियार रहना, और ये तो खुद हमास भी समझता है। तो कुल मिलाकर के जो बात हमने शुरू की थी राशिद रिजवी साहब कि अरब क्यों इतना अभी खामोश है, बोल नहीं रहा है, जबकि कम से कम अब कोई ना कुछ तो बयान आया हो सकता है। मैंने तो नहीं पढ़ा अभी किसी भी कहीं भी कि कोई एक बयान यूएई से या अरब लीग से या कहीं से आया हो। राशिद रिजवी साहब, देखिए, हो सकता है कि उनको बयानबाजी के लिए मना किया गया हो अमेरिका के जरिए कि तुम्हारा कोई भी ऐसा बयान देना सामने वाले को उकसाएगा, नेतन्याहू को उकसाओ मत, मैंने उसको दबा दिया, उसको दबा रहने दो। ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा मेरा मानना है। तो और हमको भी नहीं लगता कि इस वक्त गाजा के लोगों को अरब वालों के बयान की जरूरत है। अब उनको मदद की जरूरत है, मदद चाहिए उनको, बयान की कोई जरूरत नहीं है। आपके बयान पहले भी किसी काम के नहीं थे, आज भी किसी काम के नहीं होंगे। आप अगर कर सकते हो उनकी मदद करो, आप उनको टेम्परेरी घर दो। जो आपके आर्टिफिशियल आते हैं, चाइना से आप मदद लो, इसमें चाइना बहुत आगे है।
जापान से मदद लो, वहां से मंगाओ, 1 BHK 24 घंटे में वो बना करके सेट कर देते हैं। तो उस टाइप, बाकी जो परमानेंट वाला मैटर है, पहले तो वहां से सारा स्क्रैप हटाया जाएगा। जो एक खंडहर का पहाड़ है, ये कहाँ ले जाएंगे इसको? कोई जगह इसकी है नहीं। या समंदर है, समंदर को अगर आप फेंकोगे तो ये जितने भी पर्यावरणवादी हैं वो हंगामा करेंगे कि इससे समुद्र में पोल्यूशन हो रहा है। समंदर में आप नहीं फेंकोगे तो आप इसको लेके जाओगे कहाँ का? इजराइल अपनी जमीन पे इसको लेगा नहीं। तो जो खंडहर बन गया है आपका 80% 85% गाजा, इसको पहले साफ सफाई होगी, फिर उसके बाद उसको रिस्टेब्लिश किया जाएगा। और इसमें कम से कम 2 से 2.5 साल 3 साल तक लगेगा, उससे पहले तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिस मोहल्ले को उजाड़ने में 2 साल लग गए तो उसको आबाद करने में कितने साल लगेंगे? 49 साल। आज फौरी मदद की जरूरत है गाजा के लोगों को। अगर आपने ट्रक ही ट्रक सामान लाके भर दिए, सामान से आपने उनको लबरेज कर दिया, तो आप ये बताइए सामान लेके वो जाएंगे कहाँ? क्या उनके पास घर है? क्या सामान रखने की जगह है? अरे उनके पास ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट्स नहीं है, उनको आप ब्लैंकेट्स अरेंज करो, उनको आप टेंट मत दो। आप चाइना से बात करो, आप साउथ कोरिया से बात करो, आप जापान से बात करो। टेम्परेरी शेल्टर होम टाइप के जो होते हैं वो आप उनको अरेंज करवाओ ताकि उनकी जिंदगी बचे। अभी क्योंकि ठंड शुरू हो गई है और ठंड में तेजी आ रही है, जिस हिसाब से अरब के लोगों का रवैया अभी है कि अभी तक उन्होंने कोई बड़ा फैसला लिया नहीं, या हो सकता है मीटिंग करके बड़ा फैसला लें, लेकिन जो भी लेना है जल्दी लें ताकि लोगों की जिंदगी, कुछ तो बारूद से मर गए, कुछ ठंड से मर जाएंगे, जो बचे हैं उनको तो बचा लो। तो उनकी खामोशी कोई बहुत बड़ी पॉलिसी का रीजन नहीं है, या ये भी हम नहीं कहेंगे कि उनके अंदर है कि वो ये ना सोचे कि आज हमने बयान दिया कल इजराइल से नाराज ना हो जाए। ये सब कुछ नहीं है। हो सकता है मना किया हो कि जाने दो, सब कुछ पीसफुली हो रहा है, उसको पीसफुली होने दो, छेड़ो मत, डिस्टर्ब मत करो, तो वो चीज चलेगी। और रही बात, जो बातें आ रही हैं कि लोग कब्जा करेंगे जमीन को गाजा की, तो इस चीज को, ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए। अमेरिका के जो एग्रीमेंट साइन करवाया गया उसमें पहले से लिखा हुआ था कि एक पीस फोर्स बनाई जाएगी जो गाजा का निजाम देखेगी। अब गाजा में जो लोग रहते हैं, तो अगर लोगों में आपस में लड़ाई हो रही है तो उनको भी तो रोकने वाला कोई होगा। या हमास अटैक न कर पाए आईडीएफ पे, या आईडीएफ वाले हमास पे अटैक न कर पाए, तो एक कंट्रोल के लिए, दोनों तरफ के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए उन्होंने एक फोर्स वहां पर रख दी है कि ना आप कुछ करोगे ना आप कुछ करोगे। और ये बताया हम आपको हकीकत, ना ये कुछ करेंगे ना वो कुछ करेंगे, क्योंकि थक दोनों गए। आईडीएफ के लोगों में कितनी खुशी होगी जो फील्ड में आके काम कर रहे थे, बहुत खुश होंगे, चलो मेरी जान बची। घर वाले खुश होंगे कि मेरा बेटा घर आ गया, वरना आए दिन खबर आती थी कि 2 उनके सोल्जर मर गए, 3 सोल्जर मर गए, 4 सोल्जर मर गए, 7 सोल्जर मर गए। तो हमने आप क्या पहले ही कहा है कि हम नहीं देखेंगे कि वो इजराइल है या उनकी कौम यहूदी है या उनकी कौम ईसाई है या कोई भी कौम हो। हम किसी कौम धर्म जाति पे नहीं जाते, हम सिर्फ इमोशन पे जाते हैं कि अगर एक बेटे की लाश आ रही है तो उस माँ पे क्या गुजरती है। हम उस माँ को देखते हैं, वो माँ किस देश की है, किस जात की है, किस धर्म की है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको माँ के इमोशंस देखने हैं, आपको बाप के इमोशंस देखने हैं। आपको ये देखना है कि अगर बाप मर जाता है तो बच्चे कैसे बर्बाद हो जाते हैं, घर उजड़ जाता है। तो हम उस तरफ हम जाते हैं। तो खैर, खुशियाँ दोनों तरफ हैं और ऐसा होना भी चाहिए। कम से कम जो बारूद की आवाज़ें, धमाके, ये सब चीज़ों से लोगों की निजात होगी। हमको तो ये लगता है कि 1 महीने तक उनके कानों में ये आवाज़ें गूंजती रहेंगी। जैसे आप 24 घंटे कभी भी ट्रेन का सफ़र करेंगे आप, 24 घंटे ट्रेन का सफ़र करने के बाद
भी आप अगर रूम में बैठे हुए हैं तो वो ट्रेन टाइप की आवाज आपके कान में एक आध दिन या कुछ घंटे तक चलती रहती है, लगता है कि ट्रेन की आवाज है। आप अगर एयरलाइन से कनाडा से आ रहे हैं, अमेरिका से इंडिया आ रहे हैं, 8-10 घंटे की जर्नी करने के बाद आपको वो वाइब एयरलाइन वाली आपको आएगी 2-4-6 घंटे तक। तो वही हाल अभी रहेगा, आइडिया फॉलो का भी वही हाल रहेगा, हमास वालों का वही हाल रहेगा, गाजा के अवाम का भी, कि धमाके की टाइप की आवाज़ें उनको ऐसे महसूस होंगी, फ़ील होंगी। इस चीज़ से उभरने में उनको थोड़ा वक़्त लगेगा। बस यही है कि अरब मुल्क हैं, ये थोड़ा-सा अब आगे आ जाएँ। उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको आप टेम्परेरी मकान दे दो बना करके, शेल्टर्स दे दो, ताकि वो इस सर्दी में अपने आप को बचा पाएँ। उनको आप वूलन कपड़े दे दो, उनको आप ब्लैंकेट्स दे दो, आप फिर उनको रीएस्टेब्लिश करते रहो। उसमें बहुत टाइम जाएगा, तब तक वो इंतज़ार नहीं कर पाएँगे आपका, कि कब तक आप उनको करोगे रीएस्टेब्लिश। बिल्कुल, तो मुमताज़ बिल्कुल साहब। सही कह रहे हैं और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं फिरोज़ बख्त अहमद साहब अलग टाइम हो रहा है लेकिन फिर भी जो भी वक़्त हम कर सकते हैं, बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और बहुत ज़माने से हमारे साथ एमएमसी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़े रहे और इस घड़ी का इंतज़ार करते रहे, दुआएँ भी करते रहे। मिडल ईस्ट पे बड़ी गहरी नज़र है। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और जो बात आपने कही 2-3 एक्सपीरियंसेस एक जहाँ तक आपने सफ़र की बात कही तो मैं खुद जब अमेरिका का सफ़र तकरीबन 17 घंटे का है नॉन स्टॉप तो उस 17 घंटा के बाद जब आप उतरिए तो लगता है हवा में ही हैं अभी। तो ये सही है। दूसरा एक बहुत मैं बचपन बात बताऊँ जब 92 में बाबरी मस्जिद के बाद दंगा हुआ कानपुर में तो हमारा भतीजा जो हमारी एज का है फिरोज तो मुझे आज भी याद है कि जब वो लोग किसी तरीके से बच बचा के आए हैं कैसे उस दंगे से कानपुर से तो हम दोनों साथ लेटे हुए थे मतलब आप सोच नहीं सकते थे कि वो थर-थर कांप रहा था ये मतलब पूरा दिन गुजर जाने के बाद लेटने के बाद मैं ये आपको बता रहा हूँ और मैंने उस पे एक स्टोरी लिखी थी मुन्नी लाल करके और मुन्नी लाल ही था जिसने बचाया था पूरे फैमिली को वरना ये भी सब जला के मार दिए जाते तो कैसे घर पे रखा फिर घर भी मुन्नी लाल का कैसे वो खैर एक बड़ी बात है लेकिन मैं बता रहा हूँ जो आप राशिद साहब कह रहे हैं मैं उसकी तायद में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मेरा वो अफसाना बहुत हिट हुआ था मुन्नी लाल मैंने अफसाना लिखा था तो खैर और बहुत ही प्रैक्टिकल मैंने लिखा बहुत ही प्रैक्टिकल और मैं उस पे बहुत जल्द नॉवेल भी लिख रहा हूँ नॉवेल भी मैं उस पे लेकर के आऊंगा क्योंकि वो अजीब व गरीब कैरेक्टर है खैर हमारे साथ जुड़ गए यहाँ पे एक बात कही गई है जिसपे आप भी जहन में रखिएगा वो मिस ना हो कि गाजा के बंकर को अमेरिका की जानकारी के लिए फोर्स तो नहीं भेज रही है ये शक जाहिर किया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके के लोग उसमें 200 हैं वो कोई फौजी नहीं है माफ कीजिएगा दुनिया के एक्सपर्ट लोग उसमें जमा होंगे और वो गाजा का दौरा करेंगे जांच करेंगे तो इस तरह के शक व शुबात भी आ रहे हैं खैर मैं फिरोज बख्त अहमद साहब सबसे पहले कि कल भी आप नहीं जुड़ पाए सबसे पहला रिएक्शन कैसे देखते हैं हालात को क्या आपको लग रहा है कि जंग वाकई रुक गई ईरान ने कहा है कि आप अपनी डील पे आगे बढ़ो लेकिन होशियारी के साथ बढ़ना यानी ईरान खबरदार भी कर रहा है कि थोड़ा से गफलत में मत रहना जी जी फिरोज बख्त साहब बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुमताज आलम रजवी साहब असल में दिल में रहता है मेरे फ़लस्तीन लेकिन दुनियावी कुछ ऐसे झंझट हैं ऐसे उसमें पड़ जाता हूँ बड़ा अफसोस होता है कि 9:40 का एक मैसेज आया है हमारे रजवी साहब का कि ज्वाइन करिए स्ट्रीम यार्ड पे दिल बड़ा मचलता रहता है लेकिन ऐसा फंसा रहता हूँ लेकिन ये कि जो भी वक्त मिलता है 5 मिनट भी मिल जाते हैं तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह का कि मुझे 5 मिनट भी ये मिल गए देखिए आपने सूरत हाल का हवाला दिया है और जब मैं सुन रहा था अपने फाजिल दोस्त राशिद साहब को तो उन्होंने बिल्कुल सही चीज बयान की है और उन्होंने एक चूंकि वो आपकी भी तरह एक बैलेंस्ड बात करते हैं उन्होंने इस बात का भी इजहार ख्याल किया कि दोनों साइड्स पे
लोग जो है उनको लोगों को मुसर्रत है, लोग खुश हैं कि जंगबंदी का मामला कहीं ना कहीं तकमील को पहुंच रहा है। बहुत अच्छी बात है कि जो आईडीएफ के जो सोल्जर्स हैं उनके वालिदैन भी खुश हैं कि चलो भाई, क्योंकि काफी सारे आईडीएफ के सोल्जर्स मारे गए, उसकी खबर हम तक नहीं पहुंची है। हम नहीं चाहते कोई भी मारा जाए, चाहे फलस्तीन का कोई मासूम बाशिंदा हो या कोई फौजी, भले ही वो आईडीएफ का हो। ठीक है, आईडीएफ वाले भी अपने अपने जो उनके बॉसेस हैं उनके कहने पे मार रहे हैं इन लोगों को, क्योंकि क्या है कि वो नहीं है यहाँ पे, मसरत की कोई खास बात नहीं है। ठीक है, लाइफ इज टू बी एक्सेप्टेड एज इट कम्स टू अस। मैं इसलिए कह रहा हूँ राशिद साहब कि मसरत की वजह इसलिए नहीं है कि जो इसमें इन्वॉल्व कौन है, नेतन्याहू जैसे एक शख्स का इन्वॉल्वमेंट है, कि जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका और शैतान का दिमाग वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जंगबंदी हो गई, उनका कोई पता नहीं, जंगबंदी के 5 मिनट बाद फिर बमबारी शुरू कर दें। कल भी 50 से ज्यादा लोग मारे गए। कितने लोग, जितने मारे गए उससे ज्यादा लोग वहां पे जख्मी पड़े हुए हैं। मुझे पता नहीं, गाजा के अंदर 36 अस्पताल थे, अब कितने अस्पताल बचे हुए हैं ये तो खैर अब बाद में देखा जाएगा जब इसकी रीबिल्डिंग होगी। रीबिल्डिंग की भी बात कर रहे थे हमारे दोस्त राशिद साहब, और रीबिल्डिंग में उन्होंने इस बात का इजहार किया कि भाई रीबिल्डिंग होती रहेगी। पहले अब वहां सर्दी शुरू हो गई है, बिल्कुल ठीक है, कुछ खुनकी का मौसम दिल्ली में भी महसूस किया जा रहा है, सुबह शाम को वहां सर्दी अच्छी खासी हो गई है। ठीक है, गर्म कपड़े कंबल ये सब, पिछले 1 साल पहले मैंने देखा था एक कैंप में छोटे छोटे बच्चे, वहां बारिश आ गई ठंड में, तो उसमें कच्ची खासी गाज जो है मिट्टी जमा हो गई, उसमें बच्चे मिट्टी में लेटे हुए थे। तो ये तो वहां के हालात हैं। तो आखिर में बस यही मैं कह के इजाजत लूंगा कि इस सूरत हाल को पुरुमीद निगाहों से देखना अच्छा है, लेकिन जब तक यहाँ पर गद्दी पे नेतन्याहू मौजूद हैं, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत अच्छा यहाँ पर मामला होने वाला है। नेतन्याहू जब तक अपनी गद्दी से नहीं हटेंगे, जिस तरीके से भी उस गद्दी का इनखला हो वो जरूरी है। और बाकी अल्लाह ने कहा है कि ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए और पॉजिटिविटी से जिंदगी को गुजारना चाहिए। वही हम सब लोग कर रहे हैं। तो खुदा से यही दुआ करके हम इजाजत लेते हैं आपके तमाम सामाइन से, जो हमें देखते भी हैं बर्दाश्त भी करते हैं, कि ये जंगबंदी परमानेंट हो, और इसके बाद जो रीबिल्डिंग है, जो सारा खंडर बन अभी गया, अभी दुआ कब्रिस्तान के बन लिए गया और आपको हम नफलिस्तान बुलाएंगे बन एक जाए। बार। अभी अभी दुआ के लिए बुलाएंगे। अभी दुआ इतनी जल्दी आप क्यों दुआ करने लगे? नहीं, तो हम तो नहीं दे देखिए, नहीं नहीं, अभी मैं तो थोड़ा राय सा के लिए मेरी बात अभी सुन तो लीजिए। इधर नहीं नहीं, नहीं दुआ के लिए नहीं, सदारते आपको मेरी एक बात सुन लीजिए, खुतबा एक बात सुन कराएंगे। लीजिए, एक बात सुन लीजिए। अगर आप मुझे 10 बार भी बुलाएंगे तो 10 बार भी जो है, मैं 10 बार भी वही दुआ करूंगा। नहीं नहीं, मतलब आखिर में कीजिएगा। अभी तो बातचीत कर लें, उससे होता ये है जी कि जी। व्यूवर समझते हैं खत्म हो रहा है तो निकल लो। तो तो इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया है। यहाँ पे एक बात और आई, जयदीप साहब ने कहा इजराइल ने अपने कई हथियारों को आग लगाकर नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया, क्योंकि जो मुकर्रर वक्त था, तो ऐसे में उन हथियारों को ले जाना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए उसे तबाह कर दिया गया है। यहाँ कैप्टन शमशाद आलम साहब ने कहा कि जहां जहां से आईडीएफ पीछे हट रही है उसको हमास की पुलिस कुपाई कर रही है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हमास आने वाले चुनाव में हिस्सा लिया अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनकर। वो हिस्सा नहीं, वो तो हुकूमत में थी, वो तो सरकार में थी, अभी भी वहां पे सरकार है, वहां एडमिनिस्ट्रेशन वो चला रही थी। ऐसा नहीं है कि वहां पे गादा में सरकार नहीं थी, बयान भी सरकार के अथॉरिटी के आते थे और सब होता था। तो चूंकि मीडिया वहां पे था नहीं, तो इसलिए बहुत सारी बातें सामने नहीं आ पाई हैं। लेकिन राशिद, एक चीज और यहाँ पे गादा के लोगों ने पूरी दुनिया के लोगों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है जिन्होंने उनका समर्थन किया, खासतौर से इटली का। तो ये भी किया। राशिद रिजवी साहब, जो 200 की बात, क्योंकि
इतनी जल्दी और उनकी तैनाती और उस पर बड़ा भी शक है। ये जो कहा, क्योंकि सबसे देखिए सबसे बड़ी उलझन मैं आपको बता रहा हूं वो टनल है, क्योंकि अबू हमजा शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा कि अगर ये रेजा रेजा कर देंगे, रेजा रेजा कर देंगे, तब भी जो है वो ये अपने कैप्टिव्स को नहीं पहुंच पाएंगे, वहां उनको ले नहीं जा पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, और ऐसा लगता है कि सप्लाई लाइन भी कहीं ना कहीं है। तो कैसे इसे आप देखते हैं राशिद रिजवी साहब? क्या ये जो 200 तैनाती है ये उसका पता लगाने के लिए, या ऐसा देखिए हर आदमी एंगल तलाश करता है, बातचीत तो होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं है? देखिए, सबसे पहले चीज हम आपको एकदम क्लियर कर देते हैं कि ये जो सीज फायर हुआ है दोनों के बीच में, हमास और इजराइल के बीच में, तो आपको मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर करता हूं कि हमास के पीछे ईरान था और साथ में इजिप्ट और टर्की थे। तो बिना ईरान की सहमति के उन्होंने कुछ नहीं किया। और नेतन्याहू जो डोनाल्ड ट्रंप जो है धन्यवाद ईरान का इसलिए दे रहे हैं कि ईरान ने कोई अड़चन नहीं पैदा की उसमें। लेकिन अगर आप ये सोचो कि इसमें टर्की, कतर और इजिप्ट के कहने पर ही हमास ने सीज फायर किया है, या अपने पॉइंट चेंज रखे, या अपनी कंडीशन कुछ रखी, वो उसके पीछे ईरान था। और उसने अलर्ट भी किया है। अभी जो ईरान ने अलर्ट किया है हमास को, इसीलिए अलर्ट किया है कि जो इनके लोग आएंगे उनको सीमित दूरी तक रखना, उनको सीमित दूरी तक रखना। देखिए, जो हथियार ले करके नहीं ढूंढ पाए टनल का जखीरा इनके, तो ये जो आएंगे बगैर हथियार वाले, ये कहां से ढूंढेंगे? अवाम को पता नहीं है, नॉर्मल अवाम को पता नहीं है कि टनल कहां से निकली है और कहां घुसी है, कहां से कहां गई है। वो सिर्फ और सिर्फ जो हमास से जुड़े लोग हैं उन्हें कोई पता है कि कौन सी टनल का कहाँ रास्ता निकलता है। और जो जो टनलें छोटी छोटी पाई थी इन्होंने, वो सब इन्होंने तबाह भी कर दी। अब बहुत सारी टनल ऐसी हैं जो इनको अभी तक मिली ही नहीं। और अब आप देखिएगा मुमताज साहब, जब खंडहर हटाए जाएंगे, खंडहर जब हटाए जाएंगे, तो अभी जितना नाम आ रहा है ना, कितने लोग मरे हैं, जो फिगर आ रहे हैं कितने लोग मरे हैं, कम से कम इतने ही कंकाल मिलेंगे आपको 2 सालों वाले। तब दुनिया चौंकेगी। नेतन्याहू की शर्मिंदगी खैर उसको तो नहीं होनी है, वो बहुत बेशर्म इंसान है, लेकिन नेतन्याहू की हरकतें दुनिया के सामने उजागर होंगी जनसंहार की, कब? जब ये सारे मलबे हटाए जाएंगे। अभी पता नहीं कितनी लाशें निकलेंगी। हम आपको अभी बोल रहे हैं कि अगर 1 हफ्ते सफाई में लगाए इन लोगों ने, तो 1 हफ्ते में एक फिगर आ जाएगा कि 1500 डेड बॉडीज निकली हैं। तो कोई दो राय नहीं है कि इसमें और फिगर बढ़ने वाले हैं। और रही बात मौसम की, गाजा के लोगों की, हमने पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि हमको बहुत ज्यादा जरूरत है उनको इस ठंड में उन चीजों को मुहैया कराने की जिसकी उनको बहुत सख्त जरूरत है। जो बच गए हैं अब उनको बचा लो, ऐसा ना हो कि कुछ ठंड में मर जाए। तो अभी हमारे वीसी साहब दुआ कर रहे थे, तो हमारी दुआएं हमेशा मासूमों के साथ हैं, मजलूमों के साथ हैं, हमेशा दुआ थी, हर वक्त दुआएं होती रहेंगी। और दुनिया का एक बड़ा तबका जिसको लोग जानते भी नहीं थे और सुनने के बाद मानते भी नहीं थे, कि दुनिया का एक बड़ा तबका गाजा के मजलूम लोगों के हिमायती बन के निकलेगा, उनके लिए मसीहा बन के निकलेगा। मुमताज साहब, अगर पूरे यूरोप की आवाम सड़क पे ना होती तो आप ये नजरिया नहीं देख पाते डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका की
ब्रिटेन की, फ्रांस की, जर्मनी की, कनाडा की, मतलब ये जो बड़े बड़े, जिनको आप कहते हैं यूरोप के बड़े बड़े कंट्री हैं, मजबूत डेवलप कंट्री, इटली की, ये सबकी आवाम ने सड़क पर आ करके अपनी सरकारों को हिला दिया। वरना जितने आसानी से इनको मिल गया, इन्होंने आगे कह दिया कि हम देते हैं स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा। इतना आसानी से क्या फ्रांस देने वाला था? क्या ब्रिटेन देने वाला था? नहीं देने वाला था, लेकिन उन्होंने दिया। ऐसा नहीं है कि नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ाने के लिए दिया, अपनी सत्ता को बचाने के लिए दिया। उन्होंने अपनी पार्टी की छवि को बचाने के लिए दिया। आपको हम एक बात बताएंगे, आप लोग शायद उस चीज को सोचे हो या नहीं सोचे हो, लेकिन सोचना जरूरी है। इजराइल को भी एक देश का दर्जा मिला था एक नरसंहार, एक जेनोसाइड झेलने के बाद। उसी तरीके से आज फिलिस्तीन के लोगों को भी देश का दर्जा मिल रहा है एक नरसंहार, एक जेनोसाइड झेलने के बाद। तो दुआ इस चीज के लिए करिए कि किसी को देश का दर्जा इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद न मिले।